हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। और क्या हाल है, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर का नाम है वंशागति का आणविक आधार। चैप्टर नंबर 6 है, बायोलॉजी से आपके 12th क्लास। और सभी बच्चों को बड़ी कन्फ्यूज़न थी इसमें कि इस चैप्टर को भाई कैसे क्लियर किया जाए, कैसे पढ़ा जाए, जिसमें से बड़ी समस्याएं आ रही थी बच्चों को। तो मैंने शुरुआत कर दी भाई इस चैप्टर की। आज पहला वीडियो ये अपलोड करेंगे, ठीक है? तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों में शेयर ज़रूर करें, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी चीज़ कि हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं, जो सेशन है आपका वो स्टार्ट कर रहे हैं, और जो भी चीज़ें ना समझ में आए तो उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना एक दफ़ा, ठीक है। एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका लिखेंगे कि क्या चीज़ें जो है वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले स्लाइड से दिया हुआ है क्या कि न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो क्या होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, जैसे कि सभी को मालूम है कि न्यूक्लिक अम्ल जो है वो एक जैव अणु होता है। ये सभी जीवित कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाता है और न्यूक्लियोप्रोटीन तथा क्रोमोसोम्स के रूप में पाया जाता है। कैसे रूप में पाया जाता है? क्रोमोसोम्स के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। आगे दिया हुआ है क्या कि न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं भाई 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक सेक्शन होता है आपका कौन सा? डीएनए वाला, और दूसरा सेक्शन होता है कौन सा? आरएनए वाला, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आगे दिया हुआ है क्या कि न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं उसके 2 प्रमुख कार्य होते हैं। कौन कौन से कार्य होते हैं? तो पहला तो कारण होता है उसका प्रतिलिपिकरण। प्रतिलिपिकरण का मतलब होता है रेप्लिकेशन। क्या होता है भाई? रेप्लिकेशन होता है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है प्रोटीन संश्लेषण, यानी प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। अच्छा, रेप्लिकेशन से मतलब समझ में आया? रेप्लिकेशन से मतलब ये है कि ये अपने आप को अपनी खुद की कॉपी बनाता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? यानी अपने आप की जेरोक्स बनाता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? न्यूक्लिक अम्ल के कार्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि न्यूक्लिक अम्ल की इकाई क्या है। तो न्यूक्लिक अम्ल की इकाई जो है वो क्या है उसके बारे में बताना है। आगे दिया हुआ है इसमें कि जब पिरामिडीन का स्थान 1 अथवा प्यूरीन इकाई का स्थान जो है वो संख्या में 9, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो शर्करा दी हुई है ना, शर्करा राइबोस तथा डीऑक्सीराइबोस में कार्बन के जो भी आबंधन दिए हुए हैं उनसे जब ये जुड़ता है और साथ ही साथ न्यूक्लियोसाइड का जैसे ही निर्माण कराता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। और न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड में होते हैं क्या? नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। साथ ही साथ उसमें क्या होता है? उसमें पेंटोज शर्करा होती है। साथ ही साथ उसमें क्या होता है? उसमें होता है फास्फेट ग्रुप, ठीक है। ये 3 चीज़ें मिल करके जो है वो निर्माण करती हैं किसका? वो निर्माण करती है न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है? न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे हो रहा है? तो नाइट्रोजन क्षार, ठीक है। नंबर 1 क्या? नाइट्रोजन क्षार, दूसरा पेंटोज शर्करा और तीसरा फास्फेट। ये तीनों चीज़ें मिल करके जो है वो किसका निर्माण करती हैं? न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण कर लेती हैं। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इन तीनों चीज़ों को, श्रृंखलाओं को जब जोड़ दिया जाता है तो इसी को ही हम लोग कहते हैं क्या भाई? इसी को ही कहते हैं हम लोग न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं भाई? इसी को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड के निर्माण खंड से ही बना होता है। वे 3 उप इकाइयाँ जो हैं उनके अणुओं से मिलकर के बना होता है। नंबर 1 होता है नाइट्रोजन बेस, जिसे न्यूक्लिक बेस के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा होता है क्या? 5 कार्बन चीनी। 5 कार्बन चीनी का मतलब क्या है भाई? पेंटोज शर्करा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पेंटोज शर्करा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। पेंटोज शर्करा की बात कर रहे हैं। ये पेंटोज शर्करा जो होती है वो 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है भाई? एक होती है राइबोस शर्करा और दूसरी होती है क्या? डीऑक्सी राइबोस शर्करा। और साथ ही साथ इनमें जुड़ा होता है क्या? कम से कम एक फास्फेट का ग्रुप, ठीक है। कम से कम एक फास्फेट का ग्रुप। अच्छा, एक चीज़ और कि जो राइबोस शर्करा जो होती है, जो राइबोस शर्करा जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो उसका फॉर्मूला होता है C5H10O5, ठीक है। जबकि डीऑक्सीराइबोस शर्करा का जो है वो फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है C5H10O4। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है 5 दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है 4। दोनों चीज़ें जो हैं सेम है, बाकी सिर्फ ऑक्सीजन के एक अणु का अंतर है। तो कहने का मतलब है कि इसमें से जो एक अणु जो है जो कि डिलीट किया गया है, इसी के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी के कारण इसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सी। यानी एक अणु जो है उसको क्या कर दिया गया है? डिलीट कर दिया गया है। इसीलिए यहाँ पर शब्द आता है क्या? डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है। तो ये दिया हुआ है आपका क्या? न्यूक्लियोटाइड की संरचना। और न्यूक्लियोटाइड की संरचना कैसे बनती है? ये बनती है किससे? फॉस्फेट से, ठीक है। किससे बनती है? फॉस्फेट से। ये फॉस्फेट हो गया,
शुगर हो गया और ये हो गया नाइट्रोजन बेस। इन तीनों चीज़ों को जब मिला दिया जाएगा तो ये बनता है क्या भाई, ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, ये बनता है क्या, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, किस तरह से जुड़ते हैं ये आपस में, तो ये कुछ इस प्रकार से जुड़ते हैं। ये वाला सेक्शन होता है आपका क्या, फास्फेट का। ठीक है ना, ये चीज़ें हैं दी हुई हैं क्या, शुगर से संबंधित दी हुई हैं, और इसी के बीच में ही क्या दिया हुआ है भाई, इसी के बीच में ही दिया हुआ है क्या, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, जिससे कि एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन वगैरह जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है क्या कि नाइट्रोजन क्षार जो होता है उसे क्या कहते हैं। तो नाइट्रोजन क्षार कैसे बना होता है, सबसे पहले तो ये नाइट्रोजन युक्त 2 वलय बनी होती हैं, जिसमें एक हेक्सा वलय होता है जिसे क्या कहते हैं, पिरामिडीन वलय। क्या कहते हैं, पिरामिडीन रिंग कहते हैं। वलय का मतलब रिंग होता है। ठीक है, एक तो होता है क्या, पिरामिडीन रिंग, दूसरा क्या दिया हुआ है, पेंटा रिंग। ठीक है, इसी को ही मिला करके बनता है क्या, इसी को मिला करके बनता है भाई एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, इसी को ही, इसी के जब वलय बनते हैं, इसी के जब रिंग बनते हैं, ठीक है, तो एक सेक्शन जो रिंग बनता है किसका, प्यूरिन का, एक सेक्शन रिंग बनता है किसका, प्यूरिन का। तो प्यूरिन के सेक्शन में जो रिंग बनते हैं उसमें क्या आता है भाई, उसमें तो ये चीज़ें आ गई, एडेनिन और ग्वानिन और थाइमिन, एडेनिन और ग्वानिन आ गई। दूसरा बनता है किसका, पिरामिडीन का। तो पिरामिडीन के अंदर क्या आ गए भाई, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल आ गई। ठीक है, ये चीज़ें आती हैं, बात समझ में आ रही है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये दिया हुआ स्ट्रक्चर आपका एडेनिन का स्ट्रक्चर है, साथ ही साथ ग्वानिन का स्ट्रक्चर है। एडेनिन और ग्वानिन को ही हम क्या बोलते हैं, प्यूरिन बोलते हैं। क्लियर है, और साथ ही साथ आपके ये तीनों स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल के, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिरामिडीन कहते हैं। क्लियर है, ये कुछ दिए हुए इनके अंतर, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा, घर पे आराम से इसको पढ़िएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जैसे ही आप उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ना प्यूरिन और पिरामिडिन्स का, तो उसमें ही आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इस अंतर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं क्या। आगे दिया हुआ है पेंटोस शर्करा। तो पेंटोस शर्करा किसे कहते हैं, जिसमें कि हमने बताया कि यदि कार्बन के 5 अणु जो हैं वो दिए हुए होंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, पेंटोस शर्करा कहेंगे। इसमें क्या होता है कि डीऑक्सीराइबोज डीएनए में और राइबोज जो है वो आरएनए में रखा जाता है। ठीक है, फास्फेट समूह के ये होते हैं और साथ ही साथ इसमें नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। आगे क्या दिया हुआ है, प्यूरिन होता है, कौन कौन से, एडेनिन और ग्वानिन होता है, और पिरामिडीन जो होता है वो क्या होता है भाई, साइटोसिन और थाइमिन होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए ठीक है, आगे दिया हुआ है क्या, आगे दिया हुआ है ये आपका शुगर का स्ट्रक्चर। एक सेक्शन जो है वो इसमें कौन सा है, एक सेक्शन जो है इसमें कौन सा वाला है भाई, वही वाला है जैसे कि हमने बताया। कौन सा वाला है, अभी बताया था आपको, C5H10O5। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, C5H10O4। ठीक है, एक में 5 है, एक में 4 है। ऑक्सीजन की संख्या एक में क्या है, 5 है, दूसरे में क्या है, 4 है। अब ये बताइए कौन सा जो है इसमें जो C5 है और कौन सा जो है वो क्या है, कौन सा जो है वो O5 है और कौन सा जो है वो O4 है, ये बताना है। ठीक है, आगे दिया हुआ क्या कि पेंटोस शर्करा जो है वो कौन सी है, ये, अच्छा ये चीज़ तो हो चुकी है, कॉपी हो गया वापस से, कोई बात नहीं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या पेंटोस शर्करा का यानी डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शर्करा का जो है वो क्या है, फिगर दिया हुआ है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से बैठ के बनाना। और दूसरी चीज़ है, इन दोनों में क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, जिस तरह से अभी लिख करके बताया ना हमने C5H10 वगैरह, इन दोनों को बना करके इसका फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, आगे दिया हुआ है क्या, फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड क्या होता है, जैसे लिखा हुआ है कि एक खनिज जो होता है वो कार्बनिक अम्ल होता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी फास्फोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H3PO4 होता है। ठीक है, इसका प्रयोग जो होता है वो दरअसल कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग अक्सर जो है वो किया जाता है कहाँ पर, कि जंग लगी हुई वस्तुओं में प्रयोग किया जाता है, वस्तुओं को साफ़ करने में प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसमें जो होता है वो दंत चिकित्सा वाले जो हैं वो दांत साफ़ करने के लिए इस प्रकार के फास्फोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो है वो आपका क्या दिया हुआ है, तीनों फिगर दिए हुए हैं, फास्फेट के, शुगर के और नाइट्रोजन बेस के। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा। ठीक है, सेशन कैसा लगा ये बताना है, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना है और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें, तभी आपको भरपूर नॉलेज मिल पाएगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं है उसको पढ़ने का। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।